अगले माह जो है पाकिस्तान का 78वां योम आज़ादी जो है हम सेलिब्रेट करेंगे। तो लेकिन इस दौरान मुसलसल एक जो फ़िक्रा हमने सुना है कि पाकिस्तान नाजुक मोड़ पर खड़ा है। ये जो नाजुक मोड़ है ये कब ख़त्म होगा? जब मुल्क में रूल ऑफ लॉ हो। जिस दिन पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ होगा वो नाजुक मोड़ के खात्मे की इब्तिदा होगी। आप जाएं बाजार में, लोगों से पूछें, कैमरा लेकर जाएं। आप वो नशर नहीं कर पाएंगी जो लोग कहेंगे, लेकिन कम से कम आप डॉक्यूमेंट तो कर सकती है ना। अच्छा, तहरीक इंसाफ ने 5 अगस्त को एहतजाज की जो कॉल दी है, ठीक है, ये कॉल हुकूमत के लिए आपको लगता है कोई बड़ा अलार्म है, ये कोई बड़ा खतरा साबित हो सकती है? हुकूमत पाकिस्तान में किसी हुकूमत को किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई खतरा नहीं होता। बैंक सारे हुकूमत के थे, टेलीकॉम कंपनी हुकूमत की थी, 450 इंडस्ट्रीज थी, आज शायद 10 रह गई। हुकूमत के फैसले का प्रोसेस इतना मुश्किल होता है कि आप काम नहीं कर सकते, और दुनिया में शायद जो मुश्किल तरीन कारोबार है वो एयरलाइन का कारोबार है। ठीक है। अच्छा, आपने एक टीवी प्रोग्राम में कहा था कि 26वीं तरमीम के बाद चीफ जस्टिस की हैसियत सिर्फ 85 सी रह गई है। एक लफ्ज़ निकाल लिया गया पौने घंटे के इंटरव्यू से, एक जुमला, शायद अल्फाज का चुनाव दुरुस्त नहीं था। मैंने कहा इख्तियारात जो हैं 1 से 85 के बराबर हो गए। ठीक है। अच्छा, अगर तहरीक इंसाफ में होते तो पार्टी को 9 मई के दलदल से निकालने का कैसे मशवरा देते, क्या मशवरा देते? नहीं, वो दलदल में जाने ही ना देते। आईने पाकिस्तान आइन बदनसीब है, इसको हर आदमी तोड़ने के चक्कर में। पाकिस्तान का आइन इतना मुफस्सल आइन शायद दुनिया में नहीं है। ठीक है। अच्छा, मुझे बताएं कि इमरान खान वज़ीर आज़म या शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म कौन बेहतर है? अस्सलाम वालेकुम जी, यू डिजिटल के साथ मैं हूँ हिना सलमान। व्यूअर्स, आपने देखा होगा कि सियासत भी कुछ गर्म है और सियासतदानों का मिजाज भी कुछ गर्मा गर्म नज़र आ रहा है, लेकिन आज हम आपको अपने जो मेहमान ख़ास से मिलवा रहे हैं वो भी सियासतदान भी रहे हैं, साबिक़ वज़ीर आज़म भी रहे हैं और अवाम पाकिस्तान पार्टी के चेयरमैन भी हैं। और अगर हम थोड़ी सी बात करें तो कुछ आजकल नाराज़ फाख्ता भी नज़र आ रहे हैं। तो आइए आपको उनसे मिलवाते हैं और बातचीत करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम। सबसे पहले मैं आपको वेलकम करती हूँ। आपको कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, शाहिद खाकान अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आप और आपकी पार्टी कैसे हैं, सबसे पहले मुझे बताएं। देखिए, लोगों तो हमें बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन नाराज़ फाख्ता किसी ने कभी नहीं कहा। तो ये नई बात है। दूसरा, तो मैं सियासत में हूँ, मैंने सियासत छोड़ी नहीं है। तो जमात है, हमने नई जमात शुरू की है, उसको ग्रो कर रहे हैं, कैपेसिटी हमने बिल्ड कर दी। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी पाकिस्तान में अगर कोई जमात मुल्क के मसाइल की बात कर सकती है, उनको समझती है, तजर्बा रखती है, तो हमारी जमात है। और बजट भी सिर्फ हम ही बात करते हैं, मीडिया पे भी जाते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी करते हैं। तो हमने एक कैपेसिटी वाली जमात बनाई है जो मुल्क के मसाइल हल कर सके। आज हम समझते हैं मुल्क को ज़रूरत है एक ऐसी जमात की जो सिर्फ बातचीत ना करे, गाली गलोच ना करे, क्योंकि आज इस मुल्क की खुशकिस्मती या बदकिस्मती ये है कि हर सियासी जमात इक़्तिदार में भी है। PTI के पास भी हुकूमत है, पीपल्स पार्टी के पास भी हुकूमत है, PMLN के पास भी हुकूमत है, लेकिन वो तरक्की नहीं कर रहा। हाइब्रिड मॉडल है ना? नहीं, हाइब्रिड हो या ना हो, इक़्तिदार तो इनके पास है, क्यों इनसे मुल्क नहीं चल रहा? तो आज मैं ना वो सोच नज़र आती है जिसकी पाकिस्तान को ज़रूरत है, ना वो सलाहियत नज़र आती है। तो इसलिए हम समझते हैं कि आज एक नई जमात। आप बताएं क्यों नहीं उनसे मुल्क चल रहा? देखिए, पहली बात है आपका मैंडेट ही नहीं है जो लोग इक़्तिदार में हैं। दूसरी बात है सलाहियत ही नहीं है, नीयत ही नहीं है। 12.5 साल PTI को हो गए हैं KP के अंदर, 17 साल पीपल्स पार्टी को सिंध में हो गए। वफाक में आप देख लें कब से हुकूमतें बनी हुई हैं, पंजाब में कब से बनी हुई हैं, क्यों मुल्क नहीं चल रहा? ये बात ये मुल्क की आज ज़रूरत है कि हमने क्या करना है कि हमारा मुल्क चले। ये मुझे बताइएगा कि अगले माह जो है पाकिस्तान का 78वां योम आज़ादी जो है हम सेलिब्रेट करेंगे। तो लेकिन इस दौरान मुसलसल एक जो फ़िक्रा हमने सुना है कि पाकिस्तान नाजुक मोड़ पर खड़ा है। ये फ़िक्रा हम बचपन से सुने आ रहे हैं, या हमारे पेरेंट्स ने भी ये फ़िक्रा सुना होगा। तो ये जो नाजुक मोड़ है ये कब ख़त्म होगा? जब मुल्क में रूल ऑफ लॉ होगा। जिस दिन पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ होगा वो नाजुक मोड़ के खात्मे की इब्तिदा होगी। वरना आज 78 साल बाद आपके पास कोई सेलिब्रेट करने की बात नहीं है। आपके लोग गरीब से गरीब तर हो गए। आप हर पैमाने पर, चाहे वो मईशत का हो, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशनल हो, चाहे वो गवर्नेंस का हो, चाहे वो सोशल सेक्टर हो, पाकिस्तान का शुमार दुनिया के आखिरी 20-30 मुल्कों में होता है। ये बदनसीबी है मुल्क की, और उसकी बुनियादी वजह मुल्क में सियासी निज़ाम का ना होना, सियासी निज़ाम की नाकामी और रूल ऑफ लॉ ना होना, ये बुनियादी उसके वजूहात हैं।
अच्छा, जब आप बोल रहे होते हैं ना तो ऐसा लग रहा होता है कि जैसे आपके दिल की आवाज़ जो है वो आ रही है, आप बाकी कहते हैं ना कि अंदर से। नहीं, दिल की बात देखें, हम जो सियासतदान होते हैं, जो कुछ लोग पैसा बनाने आते हैं, कुछ शोहरत के लिए आते हैं, लेकिन जो लोग कंट्रीब्यूट करते हैं मुल्क को, उनको पता है कि मुल्क के मसाइल क्या हैं, उनके हल क्या हैं। आपको नज़र आता है कि मुल्क कहाँ पर जा रहा है, फिर आप देखते हैं कि किसी को परवाह नहीं है। आज मुझे सबसे अफसोस इस बात का है कि जो अरबाब इक़्तिदार, अरबाब इख्तियार हैं, उनको अपने मुफाद से आगे कुछ नज़र नहीं आता। वो सिर्फ अपने मुफाद के प्रोटेक्शन के लिए वहाँ बैठे हुए हैं। तो मुल्क का क्या बनेगा, 24 करोड़ लोगों का क्या बनेगा। आप आज आप खुद टीवी पे एंकर हैं, आप जाएं बाज़ार में, लोगों से पूछें, कैमरा लेकर जाएं। आप वो नशर नहीं कर पाएंगी जो लोग कहेंगे, लेकिन कम से कम आप डॉक्यूमेंट तो कर सकती है ना। कभी किसी वक्त आप दिखाएंगी लोगों को। आप जाएं, किसी बाज़ार में चले जाएं, लोग क्या क्या कह रहे हैं। एक मायूसी है और उससे बढ़कर एक बेहिसी आ गई है। परवाह नहीं है, लोग कहते हैं ठीक है यार, ऐसे ही है, ये मुल्क ऐसे ही है। अच्छा, मौजूदा सियासी माहौल में आपको सबसे बड़ा जो बहरान है वो क्या नज़र आता है? सियासत तो है नहीं ना, सियासत मुल्क में ख़त्म हो गई है। सियासत होती है जब एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट कायम हो अवाम के साथ, वो आपने तोड़ दी है। फंडामेंटल राइट्स जो आपके हैं, जो चैप्टर 1 है आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन का, आप उसके मुकम्मल तौर पे आपने अवाम से फंडामेंटल राइट्स। तो सादा सवाल मैं आपसे पूछती हूँ, सबसे बड़ा बहरान क्या है, इमरान खान या महंगाई? नहीं, ये बहरान नहीं है, ये तो अलामात हैं बहरान की। बहरान है कि मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ नहीं है, कानून की हुक्मरानी नहीं है। जिस मुल्क में ज़ाब्ता ना हो, कानून ना हो, वो नहीं चलता। तो ये महंगाई हो, ये इमरान खान हो, ये सब उसकी अलामात हैं उस खराबी की। अच्छा, आप ये समझते हैं कि ये एलिमेंट्स हैं, सिर्फ 2 एलिमेंट्स हैं डिफरेंट? जी, शाखें हैं? नहीं, शाखें नहीं है, ये उसके कंपोनेंट्स हैं, कंपोनेंट्स नहीं, उसकी यानी एक अलामत है कि खराबी क्या है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। आपके जो साबिक कुलीग थे और मौजूदा वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने चंद रोज़ कबल पहले एक बयान दिया था कि मुल्क में कहते ना कि हाइब्रिड मॉडल चल रहा है और ये बहुत पहले से कहते हैं कि शुरू होना चाहिए था। यानी 78 साल के बाद ये मालूम नहीं हो सका अभी उनको कि मुल्क को किस मॉडल के तहत चलाना है। तो क्या ये हाइब्रिड मॉडल है? पता नहीं हाइब्रिड क्या होता है, मैं तो आइन को जानता हूँ। अगर हाइब्रिड आइन के अंदर है तो बहुत सो बिस्मिल्लाह, अगर आइन से बाहर है तो फिर ख्वाजा साहब ने भी, मैंने भी, इस मुल्क में हर जो शख्स आइनी ओहदा रखता है या रखा है, उसने आइन का दिफा करने की कसम उठाई हुई है, अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर। तो अगर हाइब्रिड उससे मुतसादिम है तो फिर मैं हाइब्रिड के ख़िलाफ़ हूँ। अगर हाइब्रिड उसके मुताबिक है आइन के तो मैं उसके हक़ में हूँ। अगर ये समझा जा रहा है कि हाइब्रिड निज़ाम कोई है जो बेहतर है तो बदल लें आइन को, उसको हाइब्रिड कर दें, इस्लामिक हाइब्रिड रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, ये मुझे बताएगा कि 3 मार्च 2025 को मुफ्ता इस्माइल ने एक टीवी प्रोग्राम के अंदर कहा, मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ, कि इसाक डार ने शाहिद खाकान अब्बासी से कहा कि मुझे दुबई तक के लिए वज़ीर आज़म का जहाज़ चाहिए। तो वहाँ से उन्होंने कहा कि मैं सऊदी अरब उम्रे के लिए जाना चाहता हूँ, और फिर सऊदी अरब जाकर उन्होंने कहा कि मैं अपनी कमर का चेक कराने के लिए लंदन जाना चाहता हूँ, और उसके बाद उनकी वापसी नहीं हुई। तो आप मुफ्ता इस्माइल के इस बयान की तस्दीक करते हैं या तरदीद करते हैं? देखिए, तस्दीक तरदीद की बात नहीं होती, हर बंदा अपने कॉन्टेक्स्ट में बात करता है। हाँ। उस सारे बात की हकीकत, ये मुझ पर नैब का केस भी है बनाने की कोशिश की गई। अच्छा। तो हकीकत उसकी ये है कि ताजिकिस्तान में एक मीटिंग थी, तो वज़ीर ख़जाना की यहाँ पर ज़रूरत थी। तो मैंने उनसे कहा कि आप कोई कमर्शियल फ़्लाइट, यहाँ से दुबई जाना पड़ता है, वहाँ से ताजिकिस्तान 2 दिन लगते हैं, सफ़र यहाँ से 1.25 घंटे का है। हाँ। तो मैंने कहा कि आप ये हुकूमत के जहाज़ है, वज़ीर आज़म की मलकियत नहीं होते, आप जहाज़ ले जाएं और मीटिंग करके आ जाएं। तो वो जहाज़ पे चले गए और वहाँ पर उन्होंने जहाज़ वापस भेज दिया कि मैं यहाँ से उम्रा करने जाऊँगा, ठीक है, तो उसके बाद मैं पाकिस्तान आ जाऊँगा। वो उम्रा करने गए, वहाँ उनको मेडिकल प्रॉब्लम हो गया। पाकिस्तान नहीं आए वो? नहीं, मेडिकल प्रॉब्लम हो गया। जी, मैंने तस्वीरें भी देखी थी, सारा कुछ देखा था। जी, मेडिकल प्रॉब्लम हो गया, वो वहाँ से इलाज उन्होंने वहाँ भी करवाया, इंग्लैंड चले गए। हाँ। ये सारी है उसकी हकीकत। अच्छा, अब्बासी साहब मुझे बताइएगा, ऑन अ लाइटर नोट, ये सब चीज़ें बाद में क्यों आती हैं, नशर होती हैं सोशल मीडिया पे? ये जब इक़्तिदार में होते हैं लोग, तब क्यों नहीं ये चीज़ें आती? ये उन लोगों से पूछें तो सोशल मीडिया पे लगाते हैं। हम तो हर वक्त हर जवाब देने को तैयार हैं। मुझे उस वक्त ये सवाल किया गया था, अच्छा, मैंने हर वक्त जवाब दिया। हाँ। उसके बाद भी सवाल हुआ, मैंने हर वक्त जवाब दिया। देखिए ना, किसी शख्स की नीयत क्या थी मैं ये नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं सिर्फ हकीकत जानता हूँ कि हुआ क्या है।
अच्छा, तहरीक इंसाफ ने 5 अगस्त को एहतजाज की जो कॉल दी है, ठीक है, ये कॉल हुकूमत के लिए आपको लगता है कोई बड़ा अलार्म है या कोई बड़ा ख़तरा साबित हो सकती है? हुकूमत पाकिस्तान में किसी हुकूमत को किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई ख़तरा नहीं होता, आज तक नहीं हुआ। इसलिए कोई घबराने की बात हुकूमत को पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है। अच्छा। वो जिस रास्ते से आए थे खतरा वहाँ पे है। हाँ। जिस रास्ते से आए हैं जी। अच्छा, आपको पता है 9 मई के भी जो फैसले वो आ रहे हैं, तो आपने देखा होगा उसमें इन फैसलों का आपको क्या लगता है, क्या मुस्तकबिल होगा? देखिए, इन फैसलों, ये ऐसे जो फैसले होते हैं, इन पर जो इनको जज किया जाता है वो तारीख करती है। इसमें खामी क्या है? मई 9 2023 एक साने आया है मेरी नज़र में कि जब इस मुल्क के लोग, जो भी उनकी ग्रीवियंसेस हों, मुझे नहीं पता, लेकिन इसकी इजाज़त नहीं हो सकती। और ये जो ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत ये जो डिफेंस आर्मी एक्ट है उसके तहत ये आ जाता है। अब ये जो डिसीजंस आए हैं ये सिविल कोर्ट से आए हैं, ये एंटी टेररिस्ट कोर्ट से आए हैं। एंटी टेररिस्ट एक्ट का मकसद क्या था वो कुछ और था, ये मामला कुछ और है। दूसरी बात ये है कि आपने 2 साल लगा दिए फैसला करते हुए। जब इतना अरसा गुजर जाए तो हर फैसला मशकूक हो जाता है। फैसला ये जो 9 मई का जब लोगों पे चार्जेस लग गए, शहादतें आपके पास थीं, आप फौरी ट्रायल करना चाहिए था। डे टू डे ट्रायल चलता, तो यहाँ पर ना प्रोसिक्यूशन तैयार होती है, ना शहादतें होती हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि कानून शहादत का इतलाक़ उस एविडेंस पे हुआ या नहीं हुआ, अगर आपने प्योरली उसको लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, तो ये इसके अंदर खामियां हैं। इसलिए ये हमेशा ये फैसले कंट्रोवर्शियल रहेंगे। जब भी पॉलिटिकल लोगों के ख़िलाफ़ आप करते हैं, जो भी केस हो, अगर उसमें देर हो जाए, उसमें शहादतें कमज़ोर हों, उसका तरीक़ाकार पे इख्तलाफ आ जाए, तो फिर वो केस कमज़ोर हो जाता है। अच्छा, मुझे बताइएगा कि बानी पीटीआई से मुसलसल 9 मई के ऊपर माफ़ी मांगने का मुतालबा किया जा रहा है, ये मुतालबा किस हद तक दुरुस्त है? देखिए, माफ़ी अगर उन्होंने कुछ किया तो बिल्कुल माफ़ी मांगनी चाहिए। कौन माफ़ी, स्टेट माफ़ी की दरख्वास्त कर रही है? स्टेट का काम प्रोसिक्यूट करें, स्टेट ही दरख्वास्त, स्टेट प्रोसिक्यूट करे। वो माफ़ नहीं कर सकती है। अगर आपने ATA तोड़ा है तो आपको स्टेट माफ़ नहीं कर सकती, उसको काम है प्रोसिक्यूशन करना। स्टेट ने 2 साल लगा दिए, प्रोसिक्यूट नहीं किया। अच्छा, मुझे बताएं कि इसाक डार साहब जो हैं मौजूदा हुकूमत में वज़ीर ख़ज़ाना जो हैं वो बन सकेंगे? मुस्लिम लीग नून की इस मजबूरी कहेंगे या आप कहेंगे कि ये कुछ और है? नहीं, वज़ीर ख़ज़ाना से भी ऊपर है। हाँ, वो तो नायब वज़ीर ख़ज़ाना वो कभी नहीं बनेंगे। हाँ। वो तो डिमोशन है ना। अच्छा, लेकिन मे भी उनकी ख्वाहिश है। नहीं, ख्वाहिश पे नहीं हुकूमतें चलती ना। वज़ीर बनता है वज़ीर आज़म की ख्वाहिश पे, तो अगर वज़ीर आज़म की ख्वाहिश हुई तो बना देंगे, ना हुई तो नहीं बनाएंगे। अच्छा, आप भी जो वज़ीर आज़म रहे हैं, आपका टेन्योर था 17 से 18 तक, तो वज़ीर आज़म तो कहते हैं ना कि किंग ऑफ ऑल होता है, तो क्या ये बात दुरुस्त है? ये बात बिल्कुल गलत है। यही तो सबसे बड़ी ख़राबी है। वज़ीर आज़म फर्स्ट अमंग्स इक्वल्स होता है। अच्छा। हाँ, वो कोई रूलर नहीं होता, वो बादशाह नहीं होता, उसकी ज़बान जो है वो मुल्क का कानून नहीं होती। आपने एक निज़ाम है, उसके तहत काम करना है। काम वज़ीर करते हैं, समरी लेकर आते हैं, कैबिनेट में डिस्कशन होती है, उसमें वज़ीर आज़म फैसला दे देते हैं सबकी बात सुनकर पब्लिकली। अच्छा, उस टेन्योर में आपको किसी डिसीजन के ऊपर या किसी के ऊपर कोई रिग्रेट है या? बिल्कुल नहीं है, कोई रिग्रेट बिल्कुल नहीं है। मैंने गलत फैसले भी मुझसे हुए हैं, लेकिन रिग्रेट नहीं है। अच्छा, सबसे बड़ी गलती फैसला ना करना होता है, जो इस हुकूमत का खासा है, जो इमरान खान साहब का खासा था। कोई फैसले नहीं। इमरान खान के 3 साल 8 महीने, इस हुकूमत के 3 साल होने लगे हैं, दोनों टर्म्स मिलाकर, एक फैसला नहीं है। अच्छा, वो रिग्रेट क्या था? नहीं, रिग्रेट नहीं है, गलत फैसला हो गया, ठीक है। कोई ऐसा चीज जो आप मुझे याद नहीं होती है। देखिए, हम इंसान है ना, हम इंसान है। फिर भी एक चीज होती है ना कि आपके एक दिल में मलाल होता है कि भाई ये फैसला गलत हो गया मेरे से। कोई मलाल नहीं। ऑलवेज कंटेंटेड एंड सेल्फ सैटिस्फाइड। बिल्कुल, फैसला किया ना हमने, जो हमारे पास उस वक्त मौके पे हमारे पास दलील थी या एविडेंस था या जो समरी लाई गई, जिसको वहाँ पर डिबेट किया गया, उसके बाद जब फैसला हो गया, बाद में गलत साबित हुआ, ठीक है,
इंसान है, गलतियाँ हो जाती अच्छा, ये हैं। जो टेन्योर था 10 महीने का, ये काफ़ी स्मूथ ट्रांजिशन रही है कि बहुत आपकी बम्पी राइड रही है? नहीं, मुझे कोई मसला नहीं था, हम दिन रात काम करते थे। हर हफ्ते कैबिनेट मीटिंग होती थी 4-6 घंटे की, NSC की मीटिंग हर दूसरे हफ्ते होती थी, हुकूमत चल रही थी, एक टूटी हुकूमत हमने ली और चलती रही। ये जमात का कमाल था, मेरा उसमें कोई खूबी नहीं थी। अच्छा, अगर वापस कभी वज़ीर आज़म बने आप, तो क्या एक चीज़ आप इम्प्लीमेंट करेंगे और क्या एक चीज़ जो है आप इसको निकाल देंगे? एक चीज़ नहीं होती। अगर आप एक चीज़ की पूछते हैं तो रूल ऑफ लॉ है। हम सब की पाकिस्तान के मसाइल का हल, ये बड़ा एक अनफैशनेबल बात है करना, और इसके अंदर कोई वो नहीं है, कोई स्पार्क नहीं है कि ये क्या रूल ऑफ लॉ क्या होता है। नहीं, मैं 10 आदमी कत्ल कर दूंगा, 10 को फांसी दे दूंगा, ये लोगों को अपील करता है ना। लेकिन असल बात मुल्क का रूल ऑफ लॉ है। अच्छा, मुझे बताएं कि हुकूमत जो है वो काबीना चलाती है या वज़ीर आज़म चलाता है? काबीना। अच्छा, हमें तो लगता है कि बादशाह सलामत चलाता है। नहीं, बस ये तो खराबी है ना। बादशाह सलामत कोशिश करते हैं, हम सबको बादशाह सलामत बनने की ख्वाहिश होती है, हम उस तरह बिहेव भी करते हैं। अच्छा, लेकिन हुकूमत उस वक्त चलती है जब बादशाह सलामत ना हो और काबीना की मीटिंग चले, वहाँ पर हर आदमी बात करे और उस पर फिर फैसला हो। और काबीना का जो दिल होता है वो ECC होता है, इकोनॉमिक कमेटी, कैबिनेट, जो तमाम मईशत के फैसले करता है। वो असल, अगर उसको प्राइम मिनिस्टर वहाँ अटेंड नहीं करता या चेयर नहीं करता तो फिर वो प्राइम मिनिस्टर नहीं कहलाने के काबिल नहीं है। अच्छा, आपने जमात बनाई तो इसके पीछे क्या आपका एक इनिशिएटिव था, एक थॉट था कि मैं जमात बनाऊंगा? और दूसरी बात ये कि स्ट्रॉन्ग स्ट्रीट पावर का कैसे अलायंस हो सकता है आपकी जमात के साथ? देखिए, स्ट्रीट पावर एक बात की चीज़ होती है। स्ट्रीट पावर आखिरी हरबा होता है जब सारा निज़ाम नाकाम हो जाए। मैंने पहले आपको बताया, जमात बनाई है जिसके अंदर सलाहियत है, जिसके अंदर लोगों में इंटेग्रिटी है, तजर्बा है, जो मुल्क के मसाइल पे बात कर सकते हैं, उसका हल दे सकते हैं। अब हम पार्टी को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, ज़िले की सतह पर पार्टी को ग्रो करेंगे। ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है, वो जो एक दिन की वाली पार्टियाँ और लोग बनाते हैं, वो आवाम की पार्टियाँ नहीं होती। अभी आपने रेहाम खान साहबा की पार्टी के बारे में सुना होगा। जी, बिल्कुल, उनका हक है, हर शख्स का हक है। लेकिन कुछ जमातें हैं जो इलेक्शन के इर्द गिर्द बनती हैं, तो वो 30-40 लोग एकदम इकट्ठे होते हैं, उनके पास ओहदे भी होते हैं, और वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और जमात बन जाती है। वो जमात अपना मखसूस मकसद पूरा करके चंद महीनों बाद फारिग हो जाती है। तो आपके जमात के सारे लोग वगैरह कुछ नज़र नहीं आ रहे, कहाँ हैं सारे? हैं, अपने घरों में हैं, मिलते हैं, मीटिंग्स होती हैं, अपना काम कर रहे हैं, तो जमात को ग्रो कर रहे हैं। हम आज TV पर आप देखें, अगर कोई मुल्क के मसाइल की बात करता है, इशूज़ की बात करता है, तो सिर्फ हमारी जमात है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, मुझे बताएं कि इमरान खान वज़ीर आज़म या शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म, कौन बेहतर है? ये बड़ा मुश्किल सवाल है। काम दोनों ने नहीं किया। हाँ। तो एक बच्चा 3rd डिवीजन में पास हुआ है, दूसरा भी 3rd डिवीजन में हुआ है, लेकिन उसने नंबर 2 ज़्यादा ले लिए, तो फिर वो बेहतर तो ना हुआ ना। 3rd डिवीजन में है दोनों को आप इक्वल रेट कर रहे हैं? जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, सख्त मुकाबला है। अच्छा, तो अगर हम बात करें थोड़ा सा सीएम के हवाले से, मरीम नवाज साहिबा या अली अमीन गंडापुर, नहीं, वो अलग दोनों की गवर्नेंस के ऊपर बात करें तो आप किसको रेट ज़्यादा करते हैं? मुकाबला सख्त। नहीं, आप गवर्नेंस की बात करें ना। मैं बता रहा हूँ ना, सख्त मुकाबला। अच्छा, आप भी बच के निकल जाते हैं। नहीं, सख्त मुकाबला है। देखिए, जब तक आप ये बात नहीं समझेंगे कि आप अकले कुल नहीं होते, आप ताकत कुल नहीं होते, आपके मुंह से निकला हुआ लफ्ज़ जो है वो कानून नहीं होता, तो आप हुकूमत नहीं कर सकते। ये आप जब भी हुकूमत करते हैं, आप अवाम की फलाह और अवाम के वसाइल इस्तेमाल करके काम कर रहे होते हैं। अच्छा, आपने अपना बताया कि थॉट क्या था आपका, पार्टी बनाई आपने और आप इसको लेके चल रहे हैं। मुझे बताएं कि मुस्लिम लीग नून के आप बहुत पुराने अरसे से आप उनके साथ रहे हैं, यू बीन अपॉइंटेड एज वेरी गुड स्टाफ एंड आप हमेशा से मेंबर रहे हैं, लेकिन उसकी छोड़ने की बेसिक वजह क्या थी? बेसिक वजह कि वाई आप नाराज़ हैं किसी से? नहीं, मेरी कोई नाराज़गी नहीं। फिर वजह क्या? नाराज़गी मेरी इसलिए नहीं है कि मैंने कभी किसी को मांगा नहीं है। मेरी जमात का कोई शख्स कह दे कि इसने कभी ओहदा मांगा हो, कोई चीज़ मांगी हो, मैं मांगा नहीं है। हम थे वोट को इज़्ज़त दो के साथ। वोट को इज़्ज़त दो का मतलब था आइन की बालादस्ती, कानून की हुक्मरानी। जब मुस्लिम लीग ने वो छोड़ दिया, मैंने अपनी पूरी कोशिश की समझाने की, उनकी सोच मुख्तलिफ थी, तो मैंने कहा फिर मैं जमात से इलेक्शन नहीं लड़ पाऊँगा। तो ये आपको इमोशनल, ये बहुत मुश्किल काम है, फैसला था या कोई ऑप्शन आपको? इमोशनल नहीं, फैसला इमोशनल नहीं था, लेकिन उसके में डेफिनेटली इमोशन इन्वॉल्व होते हैं। एक 35 साल की रफाकत थी जो छुटती है,
और आपकी सारी जदोजहद इतनी बड़ी। ज़िंदगी की दोस्ती वगैरह सब वहीं पे होती हैं, तो मुश्किल काम होता है। लेकिन सियासत से बढ़कर एक चीज़ होती है, वो मुल्क है। आप सियासत में मुफाद हासिल कर सकते हैं। मैं सियासत का हिस्सा बन सकता था बड़ी आसानी आपका से। सियासत में बेस्ट फ्रेंड कौन है? जी, कौन है मेरे आपका? सारे ही बेस्ट फ्रेंड्स हैं। नहीं, फिर भी एक फ्रेंड नहीं, बहुत से दोस्त हैं, एक बेस्ट नहीं होता। जितनी PMLN की आज की लीडरशिप है, सब दोस्त हैं। सब मेरे साथी हैं, दोस्त। लेकिन आपके अब इस पार्टी छोड़ने के बाद भी आप लोग इन कांटेक्ट नहीं, वो घबराते हैं मिलते हुए। सीधी जो बात है। जो ठीक है, मैं ये कोई ऐसी बात नहीं है। ये लेकिन कमजोरियां होता है ना कि ही इज द फर्स्ट पर्सन आई एम गोना कॉल हिम अप व्हाटएवर द सर्कमस्टेंसेस आर। जो भी सिचुएशन है, ये बंदा है जिसको मैं कॉल कर सकता हूँ, वो कौन है? मुझे कोई कॉल करे तो मैं हाजिर हूँ। लेकिन आप किसी को लेकिन कॉल मैं नहीं किसी को कॉल, मैंने ज़िंदगी में किसी को कॉल नहीं किया। मैंने अपने मसाइल खुद निपटाए हैं। अच्छा, तो वैसे ही आपको नहीं लगता कि सियासी साख को नुकसान पहुंचा इस फैसले से, या ये कुछ नहीं, मतलब कि कोई मलाल या कोई ऐसी? बिल्कुल पहुँचाओ, मुझे उससे कोई परवाह नहीं है, क्योंकि मैं फैसले को बिल्कुल दुरुस्त, बहुत मुश्किल फैसला था, बिल्कुल दुरुस्त समझता हूँ। सियासत का मकसद होना चाहिए। सियासत का मकसद सिर्फ हसूल इक़्तिदार हर कीमत पर नहीं है। मेरा ज़मीर भी मुतमईन है, और मैं कम से कम, और जो लोग मेरे हल्के के लोग, हज़ारों लोग मेरे पास आए कि आप आज़ाद लड़ने, मैंने कहा जी मैं आपको मजबूर नहीं करना चाहता। ये जमात हल्के में मैं नहीं बनाई थी, हम सब ने मिलकर बनाई थी, तो मैं आपको मजबूर नहीं करना चाहता कि जमात के ख़िलाफ़ जाए, तो मैं इलेक्शन नहीं लड़ता। अब वो सारे मेरे पास आते हैं कि आपका फ़ैसला दुरुस्त था। मुझे खराबी नज़र आ रही थी जो आज है मुल्क के अंदर, तो मैं, अल्लाह का करम है, इसका हिस्सा नहीं बना। ठीक। अच्छा, मैं कल फॉर्म 47 का मैंने नहीं बनना चाहता था। 35 साल बाद मैं फॉर्म 47 का बोझ नहीं उठा सकता हूँ। मेरे पास भी फॉर्म 47 के मौके आए थे। मैं 2 दफ़ा फॉर्म 47 से आ रहा हूँ, तो मुझे वहाँ मौका दिया गया कि आप अपनी रवैया दुरुस्त करने। बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, आपने एक टीवी प्रोग्राम में कहा था कि 26वीं तरमीम के बाद चीफ जस्टिस की हैसियत चपड़ासी की सी रह गई है, और क्या आज भी आप इस बयान पर कायम हैं? देखिए, मैं एक लफ्ज़ निकाल लिया गया पौने घंटे के इंटरव्यू से, एक जुमला, शायद अल्फाज का चुनाव दुरुस्त नहीं था। मैंने कहा इख्तियारात जो हैं 1 से 85 के बराबर हो गए। जो चीफ जस्टिस कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन ना सुन सकता हो, जो बेंच ना बना सकता हो, जो जजेस ना अपॉइंट कर सकता हो, उनको रिव्यू ना कर सकता हो उनकी परफॉर्मेंस को, जो सो मोटो पावर ना रखता, वो क्या कर रहा है? ये तो पूरे निज़ाम को आपने धर्म भरम कर दिया। अदल का निज़ाम पाकिस्तान में ख़त्म हो गया। अदल पहले था जी, पहले सर निज़ाम तो था ना, अदल था या नहीं था वो तो आपने शख्सी बना दिया था। कुछ जज थे वो काम करते थे, कुछ नहीं करते थे, आपके जज भी गलत अपॉइंट होते थे, तो हमने बहुत से बदतरीन लोगों को जज बनाया इस मुल्क के अंदर। अच्छा, चलिए, तो हमने बड़ी ज़रा ना क्रक्स बातें की। मुझे बताएं कि मुफ्ता इस्माइल और इसाक डार में से आपके नज़दीक किसकी समझबूझ मईशत के मामले में बेहतर है? पहली बात है कि मुफ्ता इस्माइल नहीं है, मिफ्ता इस्माइल। मिफ्ता। मुफ्ता का मतलब कुछ और होता है, मिफ्ता का मतलब कुछ और है। सारा पाकिस्तान मुफ्ता। अच्छा, हम लोग तो अनवर पढ़ना भी मुफ्ता जी, लाहौर स्पेशली मुफ्ता कहते हैं। तो समझे हम लाहौर वाले हैं। आपको हक हासिल है, आप मुफ्ता कहें। उनकी वैसे भी जो बेमन होता है ना, उसमें लोग इल्ज़ाम लगाते हैं, तो वो चिपक भी जाता है। देखिए, इसाक डार साहब की अपनी एक ट्रेनिंग, अपना एक तजर्बा है, लेकिन वो हर चीज़ को एक अकाउंटेंट की नज़र से देखते हैं। इस फाइनेंस मिनिस्टर के ओहदे पर आपको वो शख्स चाहिए जो मुल्क की मईशत को समझता हो, जो इकनॉमिक प्रिंसिपल को समझता हो, उनकी एप्लीकेशन आपके मुल्क पे क्या है, उसके क्या असरात होंगे, वो आदमी आपको चाहिए जो ये काम कर सके। तो मेरे ख्याल में कि मुफ्ता इस्माइल साहब एक बेहतर, मुल्क के लिए एक बेहतर फाइनेंस मिनिस्टर है। ये देखें ना, ये पहला आपने नहीं, पहला नहीं, आपको ये बात चाहिए होगी। मैं ये हकीकत हर जगह बयान करता हूँ। ये मेरी राय, आपने राय पूछी, मैंने राय दे दी। ठीक है। मेरा इसाक डार साहब से बहुत पहले का ताल्लुक है। मुफ्ता इस्माइल साहब से तो शायद 2010-11 में मुलाकात हुई है। 10-15 साल का ताल्लुक है उनसे। 30-35 साल का ताल्लुक है। ताल्लुक की बुनियाद पे नहीं, आपने सवाल पूछा है, मेरी राय। ठीक है। अच्छा, अगर तहरीक इंसाफ में होते तो पार्टी को 9 मई के दलदल से निकालने का कैसे मशवरा देते, क्या मशवरा देते? मैं वो दलदल में जाने ही ना देता। दलदल में नहीं जाना चाहिए। अच्छा, आप दलदल में जाने देते। पहले आप देखिए, PTI का मसला ये है कि वो एक शख्स है, वहाँ कोई जमात नहीं है। वहाँ एक शख्स है, वोटर है, वर्कर है, वो उस पर एतमाद करता है, और उसको तकवीयत मिल गई
इस हुकूमत की नॉन परफॉर्मेंस से, इनकी गलतियों से वो और मजबूत वो शख्स भी होता गया, वो जमात भी होती गई। एक एंटी एस्टेब्लिशमेंट नैरेटिव बिकता है पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में बिकता है। पूरी दुनिया में ये चलता तो जब मुस्लिम लीग ने वो नैरेटिव छोड़ दिया तो इमरान खान ने अपना लिया, जो खुद इस्टेब्लिशमेंट के करीब ओहदे पर सवार होकर, कंधे पर सवार होकर इक़्तिदार में आए थे। तो अब वो सारे जो पॉलिटिकल एलिमेंट्स हैं उनके हक में हैं, लेकिन उनका प्रॉब्लम ये है कि खुद वो जेल में है और बाहर जो पॉलिटिकल उनकी जो लीडरशिप है, सेकंड टियर, उनकी कोई हैसियत नहीं है। वो रोज़ उनको बदल देते हैं, जैसे वो मोहरे बदलते रहते हैं ना, वो वहाँ से जेल से बैठ कर बदल देते हैं। आज तुम वो, कल ये हो जाएगा, परसों वो हो जाएगा। दो आदमी मिलते हैं, दोनों मुतज़ाद बातें नहीं है, एक उस पे नहीं जी मुतज़ाद बातें करते हैं। ये भी एक तरीका होता है पार्टी को चलाने का। अच्छा, कि कंफ्यूजन रखें। अच्छा, ये क्या है, ये भी जरा बताएं, जरा क्या तरीका? ये तरीका होता है अच्छा, कि वाज़ेह ही ना हो कि भाई सोच क्या रहा है लीडर। कोई स्पेशल बयानियां भी ना सामने आए। जी, ये भुट्टो साहब भी इस तरह बात करते थे, इमरान खान साहब भी वही करते हैं। अच्छा, हाँ। अच्छा, वो एक ही उस पर। अच्छा, मुझे बताएं, आप एक एयरलाइन के भी मालिक हैं, और अगर हम एयरलाइन की बात करें तो PIA जो है उसके ऊपर काफ़ी अरसे से ये चल रहा है कि नजकारी भी करनी चाहिए, लेकिन 2 साल हो गए अभी तक कोई चीज़ इस तरह की सामने नहीं आई। आप क्या समझते हैं? पहले मैं किसी एयरलाइन का मालिक नहीं हूँ, मैंने एक एयरलाइन बनाई थी। ठीक है। एयर ब्लू, मैंने उसको बनाया एक कागज़ के सफ़े से, 10 साल चलाया, आज भी उसको 21 साल हो गए। वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, उसका हर चीज़ डॉक्यूमेंटेशन पब्लिक है। मेरी उसमें मिनॉरिटी ओनरशिप है और मेजॉरिटी ओनरशिप ओनर कोई और है। तो उस हवाले से वो एयरलाइन चलती है और अल्हम्दुलिल्लाह हज़ारों लोगों को रोज़गार देती है, अरबों का टैक्स अदा करती है। तो ये रोज़गार की अगर हम PIA के ऊपर बात करें तो PIA खसारे में है, तो ये हुकूमत को चलानी चाहिए कि प्राइवेटाइजेशन होनी चाहिए? क्या समझते हैं जो हुकूमत बस ना चला सके वो एयरलाइन नहीं चला सकती। आप तो, आपकी उम्र कम है, पाकिस्तान की सारी बसें हुकूमत की मलकियत होती थी। पाकिस्तान में सारा सीमेंट हुकूमत का था, सारा फर्टिलाइज़र हुकूमत बनाती थी। अच्छा, बैंक सारे हुकूमत के थे, टेलीकॉम कंपनी हुकूमत की थी, 450 इंडस्ट्रीज़ थी, आज शायद 10 रह गई। हुकूमत कारोबार का बुनियादी तौर पर हुकूमत कारोबार नहीं कर सकती। हुकूमत के फ़ैसले का प्रोसेस इतना मुश्किल होता है कि आप काम नहीं कर सकते। और दुनिया में शायद जो मुश्किल तरीन कारोबार है वो एयरलाइन का कारोबार है। एयरलाइन, बिकॉज उसमें कंपटीशन आपका दुनिया की बेहतरीन एयरलाइनों से होता है, आप छुप नहीं सकते उनसे कंपटीशन से। और उसके अंदर दुनिया की हर चीज़ आपको इफ़ेक्ट करती है। बीमारी कहीं पे हो, इफ़ेक्ट एयरलाइन पे आता है, जंग कहीं पे हो, इफ़ेक्ट एयरलाइन पे आता है। एक दफ़ा सार्स फैला था जनूबी एशिया में, एक वो डिजीज़ फैली थी आज से 15 साल पहले। एयरलाइन अमेरिका में बैंकरप्ट हो गई थी। अच्छा जी, इनका तो इसलिए बहुत मुश्किल काम है, इस पर आपको बहुत जल्दी फ़ैसले करने पड़ते हैं। तो हुकूमत में तो जल्दी फ़ैसले होते ही नहीं है, बल्कि अब तो हुकूमतें अल्हम्दुलिल्लाह फ़ैसला करती ही नहीं है। अच्छा, मैं आपको कुछ नाम दूंगी कुछ अफराद के, तो आपने उनके साथ कोई वाक़यात या कोई चीज़, एक आधा जुमला मंसूब करना है। अगर वो मर गया तो मैं जवाब दे दूंगा, जिंदा है तो जिंदा है, अभी तक मरा कोई नहीं। और इक़्तिदार में तो बिल्कुल जवाब नहीं दूंगा, कल फिर कोई नैब का केस बन जाएगा। नहीं, आप गारंटी करें नैब का केस नहीं बनेगा तो यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा। एक लाइन का तबसरा है, ये आप गारंटी दे रही हैं? कुछ नहीं होगा आपको, जस्ट क्योंकि आपको सबको पता है आपका मिजाज ऐसा है, मतलब यू नो यू बीन वर्किंग। अच्छा, मुझे बताएं, अगर हम बात करें नवाज शरीफ साहब की, तो क्या एक आप उनको एडवाइस देंगे, वन लाइनर ऑन नवाज शरीफ? मैं उनको एडवाइस दी, मेरी उनसे अच्छा वन लाइनर 35 साल से एक रफ़ाकत है, मेरे लीडर रहे हैं, उनकी बहुत शफ़क़त रही है। मैं उस ताल्लुक़, मुझे बड़ा एहतराम का ताल्लुक़ है, तो मैं उनको एडवाइस देने के काबिल नहीं हूँ। मैं एक उनकी राय ज़रूर दे सकता हूँ जो हुआ है, अगर वो इस मुल्क की हकीकत जानते हैं। अगर वो 8 फरवरी 2024 को ये कह देते हम इलेक्शन हार गए, आज पाकिस्तान के हालात बड़े मुख्तलिफ होते, PMLN के हालात भी मुख्तलिफ होते, और मियाँ साहब की जो सियासी कद काठ है उसमें बहुत इजाफा होता। बहरहाल ये उनका फ़ैसला था। ठीक है, आईने पाकिस्तान, आईने बदनसीब है जिसको हर आदमी तोड़ने के चक्कर में। पाकिस्तान का आइन इतना मुफस्सल आइन शायद दुनिया में नहीं है। जो हलफ हैं आइनी ओहदेदारों के वो भी मौजूद हैं,
फंडामेंटल राइट मैंने पहले कहा चैप्टर 1 है, शायद उसमें याद नहीं 21 या 28 आर्टिकल्स हैं। हर आर्टिकल हर रोज़ वायलेट हो रहा है मुल्क के अंदर। वो जी ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट टूट गया है। जो आइनी ओहदेदार है हर एक ने उनके हलफ अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर आइन के अंदर हैं, जो हलफ लेते हैं, चाहे मैं पार्लियामेंटेरियन हूँ, मैं वज़ीर हूँ, वज़ीर आज़म हूँ, जज हूँ, फ़ौज में हूँ, जहाँ भी हूँ, आइनी ओहदा रखता हूँ, हलफ आइन के तहत है, आइन का हिस्सा है। उन सब हलफों में एक चीज़ कॉमन है, मैं आइन का दिफा करूँगा। ये तमाम आइनी ओहदेदार आज हर रोज़ हलफ तोड़ रहे हैं। मुल्क कैसे चलेगा? काजी फाइजी साहब, तारीख उनको अच्छा जज नहीं करेगी। उन्होंने कुर्सी के लिए मेरी नज़र में, मैं उनको बहुत एहतराम करता था, बदनसीब आदमी है वो। उन्होंने कुर्सी के लिए अपनी शोहरत कुर्बान कर दी। मैं उनको नहीं जानता हूँ, ज़िंदगी में कभी मुलाकात भी नहीं। अच्छा, नहीं, हर आदमी के पास चॉइसेस आती हैं। राइट टाइमिंग एंड राइट डिसीजन। साकिब निसार, यही मशवरा उनको भी है, सबको। बदनसीबी है उनकी। देखिए ये ओहदे जो होते हैं ना, ये जब आप ओहदे पे होते हैं तो ओहदे के जोम में मत आए। वो कुर्सी आपको ताकत नहीं देती, आपका अमल आपको ताकत देता है। और आप लेगेसी आप क्रिएट नहीं कर सकते। मैंने इन सब लोगों से सुना है, मैं लेगेसी क्रिएट कर रहा हूँ। लेगेसी क्रिएट नहीं होती। लेगेसी ये होती है कि आपके अमल को आपके जाने के बाद लोग कैसे जज करते हैं। तो अक्सर अशखास को पाकिस्तान में तारीख ठीक जज नहीं करती। कुछ लोग हैं जिनको लोग जज करते हैं, कुछ बिल्कुल गुमनाम रह जाते हैं। गलती इंसान कहते इज़्ज़त कमाना बड़ा मुश्किल काम है, गंवाना बड़ा आसान काम है। जनरल बाजवा, सब ये देखिए सबके साथ मैंने काम किया, मैं इसलिए उन पर कोई ऐसी तनकीद नहीं कर रहा। मैं तारीख पे छोड़ दें। ये जो लोग ओहदे रखते हैं उनके अमल को, उनकी शोहरत को, उनकी लेगेसी को तारीख पे छोड़ दें। लेकिन हमें से अक्सर को तारीख अच्छा जज नहीं करेगी, जज नहीं कर रही। फैज़ हमीद साहब की यही कैफियत है। बदनसीबी है। देखें ये सब में सबक है। जो आज ओहदेदार है, जो आज मुल्क में इक़्तिदार रखते हैं, इख्तियार रखते हैं, ओहदे रखते हैं, उनके लिए सबक है कि उन लोगों ने क्या किया, उनके साथ क्या, वो लोग आज उनके बारे में क्या सोचते हैं। उसके वो आपको उससे तजर्बा हासिल करें और अपने अमल को दुरुस्त करें। चौधरी निसार साथ हमारे कलीग हैं, दोस्त हैं, तो हम एक दूसरे को तो जज नहीं कर सकते ना। फिर नहीं एक आदि तो बताए ना, कुलीग है आपके, इंसान है, बहुत सी खूबियाँ, हर मुझसे बेहतर इंसान होंगे, खूबियाँ भी हैं, खामियाँ भी हैं। अब इंसान को आप खूबी से जज करेंगे, खामी से जज करेंगे? नहीं, जज मैं इंसान की खूबियाँ देखता हूँ। जज नहीं करें, एक वन लाइनर दे। नहीं, वन लाइनर कोई नहीं है। वन लाइनर देखिए, एक दोस्त पे आप क्या वन लाइनर देंगे? अच्छा, मरीम नवाज साहब, वो मैं देखिए मेरा उससे कोई वास्ता नहीं है, मैंने कभी उनके साथ काम नहीं किया। हम मियाँ नवाज शरीफ के साथी हैं। मरीम नवाज साहिबा को अपने मौका मिला है, अपनी जगह बनाई। लेकिन मैंने जो पहले बातें की हैं कि जो लोग इन ओहदों पर रहे हैं, उनके तजर्बे से लोगों ने उनको कैसे जज किया है, वो तजर्बा हासिल करें और उसके मुताबिक। आसिफ अली जरदारी साहब, वो मुझसे बहुत पहुँचे हुए हैं। ये रिएक्शन देखना चाह रही थी। आसिफ साहब मेरी वो उनकी मेहरबानी है, बड़ी शफकत करते हैं। अच्छा। मैं भी उनसे, मेरा भी अच्छा ताल्लुक है। नहीं वो बात ये कि वो है उनका एक तरीका है ज़िंदगी गुजारने का वो। हाँ। लेकिन वो मतलब है मेरी दस्तरा से बाहर है। अच्छा अच्छा, चलें। योर हार्ट, मुस्लिम लीग नून, वन लाइनर ऑन दैट। गलती कर गए। बहुत बड़ी जमात थी, इक़्तिदार के लिए छोटे से इक़्तिदार के लिए गलती करके सब कुछ गवा दिया। वो जमात जो घर बैठे 100 सीटें जीतती थी, वो कहाँ पर आई? अच्छा, मोहसिन नकवी साहब, मैं उनको जानता नहीं हूँ, जिंदगी में बहुत पहले एक मुलाकात है। नहीं, मैं देखिए काबीना का हिस्सा है, काबीना की परफॉर्मेंस कुछ नहीं। तो काबीना हुकूमत को आप जनरली जज करते हैं कि क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही। अच्छा चलें जी, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वोट को इज्जत दो।
जी, One ये line. पाकिस्तान का ये एक ही बयान है जो पाकिस्तान को बचाएगा। ये बुनियाद है जमहूरियत की, बुनियाद है निज़ाम की। अगर आप इसको तोड़ देंगे तो ख़त्म हो जाएगा निज़ाम। इसी का ये बुनियादी तौर पे आप इसको हर पहलू से देख सकते हैं। यही कानून की हुक्मरानी है, यही आइन की बालादस्ती है, यही अवाम के फंडामेंटल राइट्स हैं, यही जमहूरी निज़ाम है। ये नहीं होगा तो मुल्क नहीं चलेगा। अच्छा, एक नोशन दिया जा रहा है कि आप जो हैं वो मुस्लिम लीग नून में वापस जा सकते हैं, क्या ये बात सही है? नहीं, मुस्लिम लीग नून मैं छोड़ दी। अच्छा, बस मैं once for all. मैं उनकी सियासत से एग्री नहीं करता हूँ। अगर वो सियासत से अपना रवैया दुरुस्त कर लें तो उनका भला होगा, वो जमात फिर अवाम में मकबूल हो सकती है। लेकिन मैंने एक जमात में हूँ, हम अपना काम कर रहे हैं। अगर मुस्लिम लीग हो, PTI हो, पीपल्स पार्टी हो, जो भी हमसे हमारी सोच के मुताबिक होगी, हम उसके साथ एज अ सियासी जमात चलने को तैयार है जी। मुस्तकबिल में सियासत यही होती है, जहाँ Options are मुल्क का open for मफाद all. है आप उसके साथ तैयार। तो ये थे आज हमारे मेहमान ख़ास शाहिद खाकान अब्बासी साहब, जो कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर भी रहे हुए हैं और आजकल जो है अवाम पाकिस्तान पार्टी के चेयरमैन भी हैं। और आपने सुना उनकी जो गुफ्तगू थी, आई एम श्योर आप लोग भी इंजॉय करेंगे। अपनी होस्ट हिना सलमान को यू डिजिटल से इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।